हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर अपन डिस्कस करेंगे वित्तीय प्रबंध के नए अध्याय उत्तोलक लीवरेज के बारे में। लीवरेज क्या है? तो लास्ट जब हमने वित्तीय प्रबंध के अध्यायों को पढ़ा तो आपने पूंजी संरचना के सिद्धांत वाले अध्याय में एमएम थ्योरीज के अंदर पढ़ा था लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म, दो के बारे में आपने चर्चाएं की थी। एक होती है लीवर्ड फर्म और एक होता है अनलीवर्ड फर्म। जो लीवर्ड फर्म होती है उसकी जो पूंजी संरचना होती है उसमें ऋण पूंजी विद्यमान होते हैं, और जो अनलीवर्ड फर्म है उसकी पूंजी संरचना में केवल क्या होता है, ओनली समतांश पूंजी होती है। तो आज जो हमारा विषय है उत्तोलक वो उसी पर बेस्ड है। उत्तोलक में सबसे पहले हम बात करते हैं एक व्यावसायिक संस्था की पूंजी संरचना में आवश्यक पूंजी की पूर्ति स्वामी पूंजी या बाहरी निविनियोजककर्ता द्वारा की जाती है। यानी कोई भी कंपनी जब स्टेब्लिश की जाती है तो उसमें जो स्टार्टिंग फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें इनिशियल अमाउंट या तो स्वामी के द्वारा खुद मालिक के द्वारा लगाया जाता है या बाहरी इन्वेस्टर जो वो इन्वेस्ट करते हैं। स्वामी पूंजी के अंतर्गत अंश पूंजी व लाभों के पूर्ण विनियोग को शामिल किया जाता है। यानी एक अंश पूंजी को, शेयर कैपिटल को स्वामी पूंजी कहा जाता है, और जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं उस प्रॉफिट को अगर अपन अगेन यू आर री इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी तो उसको लाभों का पुनः विनियोग कहा जाता है। जबकि बाह्य पूंजी के अंतर्गत ऋण पूंजी एवं दीर्घकालीन ऋण आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार किसी भी संस्था की पूंजी संरचना दोनों प्रकार की पूंजी के सम्मिश्रण से निर्धारित की जाती है। यानी किसी भी संस्था की जो पूंजी संरचना होगी वो पूंजी का जो सम्मिश्रण होगा वो दोनों प्रकार की पूंजी के माध्यम से तैयार की जाएगी। किसी भी संस्था के प्रबंध के लिए पूंजी संरचना के लिए निर्णय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी संस्था की पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का भाग अंश पूंजी से अधिक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि किसी संस्था में की पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का भाग अंश पूंजी की से अधिक है तो उस स्थिति में क्षमता अंशधारकों की प्रत्यादर में तो वृद्धि होगी, साथ ही संस्था की जोखिम में भी वृद्धि होगी। यानी दोनों चीजें, जितना आप हाई प्रॉफिट में जाएंगे, जितना आप ज्यादा रिटर्न अर्न करना चाहेंगे उतने आप रिस्क फैक्टर ज्यादा लेंगे। इसी प्रकार यदि समता अंशधारकों का भाग ऋण पूंजी से अधिक है तो समता अंशधारकों के प्रत्याय संस्था की जोखिम दोनों में कम होगी। और अगर आप अपनी पूंजी संरचना में अधिकतम भाग अंश पूंजी के माध्यम से लेते हैं तो वहां पर रेट ऑफ रिटर्न, जो इक्विटी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कम होगा और वहां पर जोखिम भी कम होगी। अतः संस्था की वित्त पूर्ति में ऋण और समता के मिश्रण का समता अंशधारियों के प्रत्याय एवं संस्था की जोखिम पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु जिस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है वह उत्तोलक या लीवरेज कहलाता है। अब यहाँ पर एक बार फिर से उत्तोलक का अर्थ समझा रखा है कि सामर्थ्य उत्तोलक का अर्थ उस तकनीक से है जिसके सहारे किसी भी भार को कम शक्ति के प्रयोग से उठाया जा सकता है। देखो कितनी अच्छी सी बात लिखी है यहाँ पर। यानी कोई भी हैवी वेट है, कोई भी भार युक्त वस्तु है, उसको आप किस तरीके से ऐसे उठाएं कि वो आपसे उठ जाए, उस भार को आप इजीली क्या कर सके, लिफ्ट कर पाए। और जब लिफ्ट करने के बाद वो आपको भार लगे ही नहीं, आप किस एंगल से उसको लिफ्ट करें कि वो लिफ्ट करने के बाद भी आपको वेट फुल नहीं लगे। अर्थात उत्तोलक के कारण किसी भी भारी से भारी मशीन को गति प्रदान की जा सकती है। अगर आप प्रॉपर उत्तोलक के साथ काम करेंगे तो कितनी भी भारी से भारी मशीन हो उसको आप प्रॉपरली गति प्रदान कर पाएंगे। यहाँ उत्तोलक को एक यांत्रिक विज्ञान की तकनीकी के रूप में समझाया गया है, लेकिन वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में उत्तोलक का विशेष महत्व एवं प्रयोग होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग संस्था द्वारा स्वामियों में के प्रत्याय में वृद्धि करने की दृष्टि से स्थायी लागत वाली संपत्तियों या कोषों के प्रयोग करने की योग्यता के रूप में किया जाता है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात और आई है कि यहाँ पे हम उत्तोलक को किससे जोड़ रहे हैं, स्थायी लागत से जोड़ रहे हैं। जो संस्था के लिए जो स्थायी लागत होती है उससे हम उत्तोलक को जोड़ेंगे। जेम्स वॉन हॉर्न के शब्दों में उत्तोलक से अभिप्राय ऐसे संपत्तियों या कोष के प्रयोग से है जिनके लिए संस्था एक स्थायी लागत या प्रत्याय चुकाती है। स्थायी लागत या प्रत्याय को उत्तोलक का आधार भी कहा जा सकता है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिस संस्था में स्थायी लागतों का समावेश होता है वह संस्था उत्तोलक संस्थाएं कहलाएगी। यानी जिस संस्था के अंदर फिक्स कॉस्ट है, यानी जब आप एक अपनी इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में जब आप लिखते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर लेस करते हैं, उसमें सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। यानी अगर आप संस्था में, आपकी संस्था के पास फिक्स कॉस्ट नहीं है, आपकी संस्था कोई भी स्थायी लागत बियर नहीं कर रही है,
तो उस कंडीशन में आपका कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट इक्वल होगा, यानी इस फिक्स कॉस्ट नहीं होने की वजह से जो आपका कंट्रीब्यूशन है वही आपका प्रॉफिट कहलाएगा। और उस कंडीशंस के अंदर हम ये कह सकते हैं, जब स्थायी लागतें नहीं होगी तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी संस्था उत्तोलक फर्म नहीं है, देयर इज नो लिवरेज इन द फर्म। व्हेन देयर इज नो फिक्स कॉस्ट इन द फर्म, दैट मीन्स देयर इज नो लिवरेज। प्रथम का हम बात करते हैं कि स्थायी लागतें दो प्रकार की होती है, फिक्स कॉस्ट भी दो प्रकार की होगी। एक होती है परिचालन स्थायी लागत, एक होती है वित्तीय परिचालन वित्तीय स्थायी लागत। अब परिचालन स्थायी लागतें कौन कौन सी होगी, तो किराया, वेतन, प्रशासनिक व्यय आदि संस्था के हमारे क्या कहलाते हैं, स्थायी परिचालन लागत कहलाती है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है। जैसे जो भी हम किराया देते हैं अपनी बिल्डिंग का, वर्कर्स को जो सैलरी देंगे, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए जो हम अमाउंट पे करते हैं, एक्सपेंडिचर्स करते हैं, तो वो हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाएगी। इसी प्रकार जो ऋण पूंजी पर ब्याज या पूर्वाधिकार अंशों को जो लाभांश हम देते हैं, ऋण पूंजी पर जो ब्याज हम देंगे या पूर्वाधिकार अंश को जो लाभांश हम देते हैं, वो भी हमारा स्थायी होता है, तो स्थायी वित्तीय लागत कहलाएगी। उत्तोलक की परिभाषाएं भी अलग अलग प्रकार से सालोमन इजरा के द्वारा और प्रोफेसर कुशल के द्वारा दे रखी है। सालोमन इजरा के अनुसार अंशधारियों को इक्विटी पर मिलने वाली प्रत्याय दर का कुल पूंजीकरण प्रत्याय दर के साथ अनुपात को उत्तोलक कहा जाता है। अंशधारियों को इक्विटी पर मिलने वाला प्रत्याय दर, यानी आरओई जो है, उस आरओई का ओवरऑल जो आपकी रेट ऑफ रिटर्न है, जो हमारी कैपिटलाइजेशन अमाउंट है, उस पर जो रेट ऑफ रिटर्न आप अर्न कर रहे हैं, उसका जो अनुपात होगा, उसका जो प्रपोर्शन होगा, उसका जो रेशियो होगा, दैट इज अ लिवरेज। इसी प्रकार प्रोफेसर कुशल ने कहा है, उत्तोलक का अभिप्राय वित्तीय प्रबंधन में स्थायी लागत के सहन करने या स्थायी प्रत्याय का भुगतान करने से, यानी आप कितनी स्थायी लागत सहन कर रहे हैं या कितना स्थायी प्रत्याय का भुगतान कर रहे हैं, वो आपकी उत्तोलक कहलाती है। उत्तोलक को दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अपन ऊपर पढ़ा है कि जो लागतें होती है, स्थायी लागतें, पहली चीज स्थायी लागत होनी चाहिए। अगर आपकी फर्म के अंदर स्थायी लागत है तो वहां पर उत्तोलक विद्यमान है। अगर आपकी स्थायी लागतें नहीं है संस्था के अंदर, इट मीन्स देयर इज नो लिवरेज। अब जहां पर हम स्थायी लागत की बात करते हैं तो दो तरह की स्थायी लागतें होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक होती है हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है वो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। रेंट हो गया, सैलरी हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गए, ऑफिस एक्सपेंडिचर्स हो गए, या ऑफिस के अंदर जो फर्नीचर पड़ा उसमें जो डेप्रिसिएशन हो गया, इस टाइप की जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, दैट इज अ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर। इसी प्रकार जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, उसमें जो पैसा हमने मार्केट से लिया है, जिसपे हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न या फिक्स रेट से पेमेंट करना है एज ए इंटरेस्ट, एज ए डिविडेंड, वो हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कहलाएगी। इसी के आधार पर लेवरेज को भी दो भागों में बांटा है। पहला होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा होता है फाइनेंशियल लेवरेज। जब हम फाइनेंशियल लेवरेज की बात करते हैं तो किसी भी संस्था के उत्पादन के कार्य में यदि किसी स्थायी लागत को वहन किया जा रहा है, यानी कोई भी संस्था जब उत्पादन का कार्य करती है तो उत्पादन के कार्य के लिए आप जो भी फिक्स कॉस्ट वहन करते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि संस्था में परिचालन उत्तोलक विद्यमान है। अपन ने पहले चर्चा की कि अगर आप स्थायी लागत वहन कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी संस्था के अंदर उत्तोलक विद्यमान है। अब आप कौन सी स्थायी लागत वहन कर रहे हैं, अगर आप स्थायी परिचालन लागत वहन कर रहे हैं तो संस्था के अंदर ऑपरेटिंग लीवरेज विद्यमान है। और अगर आप फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बियर कर रहे हैं तो इट मीन्स आपके संस्था में फाइनेंशियल लीवरेज भी विद्यमान है। संस्था के उत्पादन कार्य में मुख्यतः स्थायी परिवर्तनशील एवं अर्ध परिवर्तनशील लागतों का समावेश होता है। परिवर्तनशील लागत संस्था के उत्पादन स्तर पर आनुपातिक रूप से परिवर्तित होती है, यानी जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है। फिर आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अर्ध परिवर्तनशील लागत की। वो जो अर्ध परिवर्तनशील लागत जो होती है वो एक सीमा तक तो स्थिर रहती है, उसके बाद वो भी परिवर्तनशील लागत में के अनुपात में बढ़ती रहेगी। जबकि स्थायी लागत उत्पादन के सभी स्तरों पर समान रहती है। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो उत्पादन के सभी लेवल्स पर, अगर आप प्रोडक्शन जीरो करें या आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ करें, आपकी फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। इट विल बी फिक्स्ड एट जीरो लेवल एंड 100% लेवल। भले ही उत्पादन शून्य क्रियाशील स्तर पर हो या 100% क्रिया स्तर पर हो, और यदि किसी संस्था में उत्पादन का कार्य में स्थायी लागत विद्यमान नहीं है तो उस स्थिति में उस संस्था का परिचालन उत्तोलक वन माना जाएगा। वन का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपकी संस्था का लेवरेज वन आ रहा है, इट मीन्स देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, वहां पर आपकी कोई स्थायी लागत नहीं है। परिचालन उत्तोलक का मतलब संस्था में परिचालन उत्तोलक विद्यमान नहीं है।
और यदि संस्था में उत्पादन कार्य में स्थिर लागत अधिक है तो परिचालन लागत भी ऊंचा होगा। यानी जितनी आप फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी, संस्था में जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट आप ज्यादा बियर करेंगे, उतना ही आपका जो लिवरेज होगा वो भी हायर होगा। सादा शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी संस्था की परिचालन क्रियाओं में स्थिर लागतों की सीमा परिचालन उत्पादन का निर्धारण करती है। यानी आपके फिक्स कॉस्ट के आधार पर आपकी ऑपरेटिंग फिक्स लिवरेज की गणना की जा सकती है। अब परिचालन उत्तोलक की भी अलग अलग परिभाषाएं दे रखी है। वॉकर और पेट्टी के अनुसार दे रखा है, परिचालन उत्तोलक को स्थायी परिचालन लागतों के उपयोग के परिणाम स्वरूप दी गई विक्रय मात्रा में हुए परिवर्तनों की तुलना में लाभों में हुए परिवर्तनों की तुलना परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके आधार पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे जैसे इन्होंने समझा रखा है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन परिभाषा दे रखी ई एफ ब्राइगन के अनुसार कि यदि एक फर्म की कुल लागतों में स्थायी लागतों का प्रतिशत ऊंचा है तब यह कहा जाएगा कि फर्म में उच्च मात्रा का परिचालन उत्तोलक है। उच्च मात्रा का यानी वहां पर जो फाइनेंस जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो हायर है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस कैटेगरी का, उस कैटेगरी को देख के हमें ऑपरेटिंग लिवरेज की कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। मोटा मोटा मैं आपके सामने जो स्क्रीन शेयर हो रही है उसमें आपको एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास जो भी सेल्स आती है, सेल्स रेवेन्यूज आती है, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा और कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो हमारे पास ईबीआईटी आएगा। ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है सेल्स टू ईबीआईटी तक का, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाता है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करते हैं और ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेज हैं अलग अलग। अगर आप बिक्री के आधार पर, बिक्री का अगर एक ही स्तर दे रखा है क्वेश्चन में, अगर बिक्री का एक ही स्तर दे रखा है, ओनली सेल्स गिवन है, किसी एक ही सेल्स अमाउंट गिवन है, तो हम सिंपल डिग्री ऑफ लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए सी अपॉन ईबीआईटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। सी फॉर कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और डीओएल का मतलब है डिग्री ऑफ लीवरेज। इसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर जो सेल्स दे रखी है, एक ही कंपनी की सेल्स अलग अलग दे रखी है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स दे रखी है, तो वहां पे हमें कंपैरिजन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए फॉर्मूला लगेगा DOL इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यहाँ पे प्रॉफिट और ईबीआईटी एक ही बात है। अब परिचालन उत्तोलक की जहां तक बात करते हैं, तो परिचालन उत्तोलक के अंदर परिचालन उत्तोलक की विशेषताएं क्या है? तो विशेषता में सबसे पहला आता है स्थायी संपत्तियों से संबंधित। स्थायी संपत्तियों से संबंधित ये एक बात अपन कर रहे हैं। यहाँ पर हम स्थायी संपत्तियों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्थायी संपत्तियों में क्या क्या आता है? स्थायी संपत्ति जैसे मशीनरीज हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, तो ये जो चीजें होती है इन पर, जैसे मशीनरी है तो मशीनरी पर हमें डेप्रिसिएशन पे करना पड़ेगा, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन होगा या बिल्डिंग का जो रेंट होगा वो हमारा फिक्स नेचर के एक्सपेंडिचर्स है। इसलिए यहाँ पर जो परिचालन उत्तोलक की विशेषता की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्थायी संपत्तियों से संबंधित, यानी संस्था में स्थायी संपत्तियों के उपयोग से परिचालन उत्तोलक उत्पन्न होता है। अगर स्थायी संपत्तियां होगी तो स्थायी खर्चे भी आएंगे, वो स्थायी खर्चे आएंगे तो स्थायी उत्तोलक भी उत्पन्न होगा, जैसे मशीनों पर हाथ लगना, भवनों का किराया होना आदि, क्योंकि परिचालन उत्तोलक स्थायी लागत के विद्यमान होने पर ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार दूसरा बिंदु दिया है इन्होंने सम विच्छेद बिंदु से संबंधित। सम विच्छेद बिंदु आपने सेकेंडरी की क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ तो हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की। ब्रेक इवन पॉइंट से मतलब है जहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यूज है, जो भी आप रेवेन्यूज आ रही है आपकी और जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है, बोथ आर इक्वल, जहाँ पे कॉस्ट एंड सेल्स दोनों इक्वल होंगे, जहाँ पे प्रॉफिट जीरो होगा, वो हमारी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। तो वित्तीय परिचालन उत्तोलक के अंदर भी सम विच्छेद बिंदु से संबंधित है। यदि किसी संस्था का परिचालन बिंदु एक होता है तो इतनी संस्था अपने सम विच्छेद बिंदु की स्थिति में है, ब्रेक इवन पॉइंट की स्थिति में आ गई। अब ये एक कैसे आ रहा है? फॉर्मूला क्या है हमारा? सी अपॉन ईबीआईटी, यानी सी और ईबीआईटी की वैल्यू इक्वल है। सी और ईबीआईटी की वैल्यू क्या है? इक्वल। समझ रहे हैं आप लोग? जब सी और ईबीआईटी की वैल्यू इक्वल होगी तो इट मींस हमारा जो ऑपरेटिंग लीवरेज होगा वो 1 आएगा। ऐसी स्थिति में संस्था को न तो लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। तो सम विच्छेद बिंदु से तात्पर्य जहाँ संस्था को कुल वित्तीय परिचालन लागत और कुल स्थिर लागत कुल विक्रय राशि के बराबर होती है। इसी प्रकार अंशदान तथा लाभों का आनुपातिक संबंध। अंशदान और लाभों का आनुपातिक संबंध परिचालन उत्तोलक की
मात्रा प्रति इकाई विक्रय मूल्य तथा प्रति इकाई परिवर्तन लागत के बीच के अंतर से प्रभावित होती है। विक्रय राशि एवं परिवर्तनशील लागत का अंतर ही संस्था का अंशदान कहलाता है। यानी जो कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज अ डिफरेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। विक्रय राशि तथा परिवर्तनशील राशि का अंतर ही संस्था का अंशदान कहलाता है। संस्था में से अगर स्थिर लागत को घटा दिया जाए, जो भी कंट्रीब्यूशन आपके पास आ रहा है उस कंट्रीब्यूशन में से अगर जो हम स्थायी लागत जो आती है हमारी स्थायी परिचालन लागत जो होगी उसको हम घटा देते हैं तो हमारे पास लाभ की राशि ज्ञात हो जाती है। तो परिचालन उत्तोलक अंशदान और लाभों के आनुपातिक संबंध को भी बताता है। तो यानी फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ईबीआईटी। सी और ईबीआईटी का जो आनुपातिक संबंध है उसी को हम क्या कहते हैं, परिचालन उत्तोलक कहते हैं। इसी प्रकार आता है व्यावसायिक जोखिम। परिचालन उत्तोलक लाभों के साथ साथ जोखिम में भी वृद्धि करता है। यानी ये चीज भी ध्यान रखनी है कि परिचालन उत्तोलक लाभों के साथ साथ जोखिम में भी वृद्धि करता है। यानी जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट बियर करेंगे उतने ही आप जोखिम ज्यादा ले रहे हैं। यदि संस्था में उच्च परिचालन की स्थिति है तो बिक्री में वृद्धि के अनुपात में परिचालन लाभ अधिक दर से बढ़ेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये आपको समझना है। अगर आपकी संस्था में आपने स्थायी लागतें ज्यादा ले रखी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्थायी लागतें ज्यादा होने से जैसे आप सेल्स में थोड़ी भी चेंज करेंगे तो सेल्स के अंदर जो चेंज करने से आपका प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स के परसेंटेज से ज्यादा हो जाएगा। यानी आपका प्रॉफिट तेज गति से बढ़ेगा। इसी तरह अगर बिक्री में थोड़ी सी कमी करते हैं, बिक्री में थोड़ी सी कमी कर दी तो आपका प्रॉफिट धड़ाम से नीचे गिरेगा, यानी उसमें अत्यधिक गिरावट आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिक्री बढ़ने घटने पर संस्था की स्थायी लागत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि परिवर्तनशील लागत के परिवर्तन विक्रय में परिवर्तन के समानुपात के रूप में बढ़ता रहता है। यदि विक्रय राशि बढ़ेगी तो अंशदान की राशि में भी वृद्धि होगा और यही वृद्धि परिचालन लाभों में भी वृद्धि करेगी। तो ये जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया ऑपरेटिंग लीवरेज जिसको हम बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट किससे होता है, हमारी स्थायी परिचालन लागतों की वजह से। अगर संस्था के अंदर स्थायी परिवर्तनशील लागतें स्थायी परिचालन लागतें नहीं है तो वहां पर उस संस्था के अंदर परिचालन उत्तोलक नील या 1 माना जाएगा। यानी 1 से हम डिनोट करते हैं। जहाँ पे परिचालन उत्तोलक नहीं होता है वहां पर परिचालन उत्तोलक 1 होगा। और जैसे जैसे आप स्थायी लागतों को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आपका परिचालन उत्तोलक भी बढ़ता चला जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आई कि अगर आपने स्थायी परिचालन लागतों को बढ़ाया है तो सेल्स में जितना वृद्धि करेंगे आप उतना ही आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। फॉर्मूले अपने यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखना है कि उस कंपनी की सेल्स कितनी गिवन है। अगर एक की सेल्स गिवन है तो उसमें आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगना है, सी अपॉन ईबीआईटी से आपको डीओएल कैलकुलेट करना है। बट अगर उसी कंपनी की आपको अलग अलग सेल्स दे रखी है 1 2 3 तो उस कंडीशन में आपका जो डीओएल का फॉर्मूला होगा वो चेंज होगा। वो फॉर्मूला होगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स या चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन सेल्स। यहाँ पर जो चेंज का मतलब वो चेंज आपको परसेंटेज में दिखाना है, यानी कितना चेंज हुआ। वो जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इसको और आगे अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच। ये हमारा प्रधान संपर्क है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ मेल आईडी के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस यूट्यूब जो चैनल पे के माध्यम से पढ़ रहे हैं वहाँ भी आप मैसेज बॉक्स में आपकी क्वेरी दे सकते हैं जिससे हम आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर पाए। थैंक यू सो मच।